हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे। चैप्टर 11.2 नया अध्याय है। इसमें आज हम लोग को देखना है पी ब्लॉक के कुछ तत्व जो पिछली क्लास में पढ़े हैं। पी ब्लॉक के तत्व पिछला वाला अध्याय उसमें का कुछ बचा हुआ है। पी ब्लॉक का तत्व उसी को अगले पार्ट के रूप में 11.2 अध्याय में दिया गया है। इसको आज हम लोग देखेंगे जो ग्रुप 14 के तत्व के नाम से ज़्यादा इसमें कुछ देखने को मिलेगा, जिसको कार्बन फैमिली कहा जाता है। तो जो पी ब्लॉक का तत्व है उसमें ग्रुप 13 से लेकर के ग्रुप 18 तक के तत्वों को रखा गया है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग को देखना है पी ब्लॉक के तत्वों का समूह 14 के तत्व, जिसको कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक का सेकंड पार्ट है ये वाला चैप्टर। इसमें आज हम देखेंगे फोर्थ ए ग्रुप, जिसको ग्रुप 14 के नाम से भी जानते हैं या 14th ग्रुप या वर्ग नंबर 14 भी कहा जाता है। इसमें प्रथम सदस्य है कार्बन। कार्बन के बाद आता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनस और लेड। ये सभी हैं इस ग्रुप के सदस्य। तो इसमें प्रथम तत्व है कार्बन। इसी के नाम पे इस पूरे ग्रुप को कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। तो इसमें प्रथम तत्व है कार्बन, फिर आता है सिलिकॉन, उसके बाद आएगा जर्मेनियम आएगा, उसके बाद स्टेनस और लास्ट में आता है लेड। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, सिलिकॉन का होता है 14, जर्मेनियम का 32 या 32, स्टेनस का हो जाएगा 50 और लेड का 82 पाया जाता है। तो ये हो गया इसका परमाणु क्रमांक। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस फैमिली में और क्या क्या मुख्य रूप से पाया जाएगा। तो जो आवर्त सारणी है उसके समूह 14 में इनको रखा गया है। अभी देखे हैं इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, उसके बाद जो एसएन है इसको स्टेनस या फिर टीन भी कहा जाता है। तो इसको टीन भी बोल सकते हैं या फिर स्टेनस भी बोल सकते हैं। उसके बाद नीचे जो है लेड और लास्ट में आता है यूयूएन। ये जो है बाद में इसका नामकरण अभी इसमें नहीं खोजा गया है कौन सा तत्व होगा, लेकिन यहाँ पे एक जगह छोड़ा गया है जिसमें बाद में तत्वों की खोज की जाएगी। तो उसमें कोई सा रेडियोधर्मी तत्व आकर के वहाँ पे पोजीशन ले सकता है। कार्बन परिवार का जो प्रथम तत्व है कार्बन, जो एक अधातु होता है। इसमें का जो दूसरा तत्व है सिलिकॉन, यहाँ पे दिख रहा है सिलिकॉन, यह भी एक अधातु है। इसमें का तीसरा तत्व जर्मेनियम, यह जो है एक उपधातु है। उपधातु का मतलब है कि इसमें धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार का गुण पाया जाएगा। चतुर्थ तत्व और पंचम तत्व माने कि चौथा वाला टीन और पांचवा वाला लेड, ये दोनों क्या होते हैं, ये धातु के रूप में पाए जाते हैं और दुर्बल विद्युत धनी धातुएं कहलाती हैं। धातु तो होंगे लेकिन एकदम प्रबल विद्युत धनात्मकता का गुण इनमें नहीं पाया जाता है। दुर्बल प्रकार की विद्युत धनात्मकता इनमें देखने को मिलेगी। अब देखते हैं, ये हो गया इंट्रोडक्शन कि कहाँ कहाँ पे पी ब्लॉक के ये कार्बन फैमिली वाले तत्व प्रकृति में पाए जाएंगे। तो कार्बन और सिलिकॉन जो है प्रकृति में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। कार्बन जो जीव जंतु रहता है, वनस्पति रहता है, उनके शरीर का या बॉडी पार्ट का महत्वपूर्ण अवयव होता है। और जो सिलिकॉन है वह खनिजों में सिलिका के रूप में पाया जाता है। तो खनिजों का मुख्य अवयव बनाने में सिलिका के रूप में सिलिकॉन नेचर में उपस्थित रहता है। जो टीन है, एसएन और लेड, ये दोनों अगर हम लोग देखेंगे तो टीन और लेड काफ़ी मात्रा में प्राप्त होने वाले धातु हैं। और जर्मेनियम इसमें एक दुर्लभ प्रकार का उपधातु है, माने कि जर्मेनियम बहुत कम मात्रा में पाया जाने वाला एक दुर्लभ उपधातु के रूप में पाया जाता है। उसके बाद देखेंगे कि जो कार्बन और सिलिका है, सिलिकॉन है, ये दोनों
पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जो पृथ्वी का 3 लेयर रहता है, सबसे ऊपर वाला जिसमें हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसको बोला जाता है भूपर्पटी। उसके अंदर का होता है प्रवाह और उसके अंदर का क्रोड। 6वीं में पढ़े होंगे आप लोग पृथ्वी की संरचना, जिसमें ये सब दिया हुआ है। तो जो भूपर्पटी वाला ऊपरी लेयर है, जिसमें सभी जीव जंतु पाए जाते हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में कार्बन और सिलिकॉन पाया जाता है, क्योंकि जो कार्बन है वह जीव जंतुओं के अवशेष और वनस्पतियों के अवशेष से ही मिलता है। तो यहाँ पे सभी तत्वों की उपलब्धता की दृष्टि से अगर हम लोग देखते हैं तो सिलिकॉन का ऑक्सीजन के बाद दूसरा नंबर है। प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। उसके बाद जो प्रकृति में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला है वह है सिलिकॉन, जो कार्बन से ज्यादा पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला दूसरा तत्व होता है। इसमें जो कार्बन है 17वें नंबर पे आता है। तो प्रकृति में उपलब्धता के आधार पे कार्बन का नंबर 17 नंबर पे आएगा और कार्बन स्वतंत्र अवस्था में भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। कार्बन जो है मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में कहाँ कहाँ पाया जाएगा? कोल या फिर कोयला जिसको बोलते हैं सामान्य भाषा में, कोल में पाया जाता है, हीरा में पाया जाता है, ग्रेफाइट माने कि जो पेंसिल लिखते हैं सीस पेंसिल, उसकी जो नोक में रहता है, लगा हुआ रहता है, इस प्रकार से उसका नोक और ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। फुलेरिन नामक एक यौगिक है कार्बन का, उसमें पाया जाता है कार्बन, और संयुक्त अवस्था में कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा और मैलाकाइट के रूप में पाया जाता है। उसी के साथ डोलोमाइट, कैल्साइट, सिडेराइट, इन सभी खनिज अयस्क के नाम से, मैग्नेसाइट के नाम से कार्बन की उपलब्धता प्रकृति में पाई जाती है। जो जिंक है उसके साथ कार्बन जिंक कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हवा में गैस के रूप में पाया जाता है, और हाइड्रोजन जो है कार्बोनेट्स के रूप में भी, हाइड्रोजन के साथ भी कार्बोनेट यौगिक बनाकर कार्बन पाया जाएगा। तो ये हो गए कार्बन की प्रकृति में उपलब्धता। जो कार्बन है उसके 3 समस्थानिक पाए जाते हैं। तो जो समस्थानिक का मतलब है जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, लेकिन उनकी जो परमाणु भार है वो अलग अलग रहेगा, उसको बोलते हैं समस्थानिक। तो जो कार्बन है इसके 3 समस्थानिक पाए जाएंगे। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। तो जो कार्बन का 3 पाया जाएगा समस्थानिक, तीनों का परमाणु क्रमांक समान रहेगा, 6 रहेगा, लेकिन इनका जो परमाणु का भार है क्या होगा? एक का रहेगा 12, दूसरे का रहता है 13 और तीसरे का रहेगा 14। तो परमाणु क्रमांक तीनों का समान है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे और इनको समस्थानिक के नाम से जाना जाएगा, जो कि कार्बन के समस्थानिक कहलाते हैं। इसमें जो कार्बन 14 है, ये वाला जो है ना कार्बन 14, ये एक रेडियो सक्रिय कार्बन है, माने रेडियो एक्टिविटी का गुण प्रदर्शित करेगा। इसका अर्ध आयु काल अगर हम लोग देखते हैं या फिर हाफ लाइफ देखेंगे तो 5770 ईयर पाया जाता है, माने कि बहुत लंबे समय तक नेचर में पाया जा सकता है। इसका जो अर्ध आयु काल है वो इतना होता है 5770 वर्ष। जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इसका उपयोग रेडियोधर्मी के रूप में, रेडियो डेटिंग या रेडियो कार्बन डेटिंग के रूप में किया जाता है। उसके बाद आता है अगला जो है सिलिकॉन। सिलिकॉन की उपलब्धता देखेंगे तो सिलिका के रूप में पाया जाता है, जिसका सूत्र हो जाएगा SiO2। यह है सिलिका का सूत्र। तो इस रूप में प्रकृति में पाया जाएगा। सिलिकेट के रूप में ऑक्सीजन के साथ SiO4 4- आयन के रूप में पाया जाता है। और सिरेमिक्स, कांच तथा सीमेंट, इन सब को बनाने के लिए प्रमुख अवयव के रूप में सिलिका का उपयोग किया जाता है। जर्मेनियम, टीन और लेड ये भी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं प्रकृति में। जो टीन है वह कैसिटिराइट नाम के अयस्क के रूप में टीन स्टोन में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है SnO2। लेड जो है गैलेना के रूप
रूप में पाया जाता है। गैलेना का सूत्र होता है PbS, जो कि गैलेना कहलाता है और लेड का एक खनिज के रूप में पाया जाता है। इसके अलावा जो लेड सल्फेट है PbSO4, इस रूप में भी लेड नेचर में पाया जाता है। सेरुसाइड के रूप में लेड का कार्बोनेट पाया जाता है PbCO3, जो सेरुसाइड के नाम से पाया जाता है। यह हो गया प्रकृति में इनकी पाए जाने वाली उपलब्धता। उसके बाद आगे देखेंगे समूह 14 के सामान्य गुण या फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 14। तो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़ते हुए आए हैं एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के 13 ग्रुप के तत्व, इन सभी का जो भौतिक और रासायनिक गुण है या फिर परमाणुीय गुण है वो किस पे निर्भर करता है? उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे या परमाणु क्रमांक पे निर्भर करता है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो जो कार्बन का है परमाणु क्रमांक 6, तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो जो कार्बन का अंतिम इलेक्ट्रॉन है p कक्षक में प्रवेश करता है, इसलिए यह p ब्लॉक का तत्व है, पहला बात। दूसरा, इसके p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इसलिए यह p ब्लॉक के दूसरे वर्ग का तत्व है। तो दूसरे वर्ग में आता है 14 नंबर का ग्रुप। यहाँ पे 13 था जिसमें p में एक इलेक्ट्रॉन रहता था, तो ये पहला ग्रुप में आता था p ब्लॉक के। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो p ब्लॉक के दूसरे ग्रुप में आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p2। तो यह है इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जो p ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं समूह 14 के, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP2 पाया जाएगा। तो यहाँ पे जो N का मतलब यहाँ पे क्या है? 2s2 और 2p2। तो N बराबर इसमें 2 हो जाएगा। अगर हम लोग सिलिकॉन का 14 है परमाणु क्रमांक, इसका देखते हैं तो ये होगा 1s2 2s2, यहाँ पे काम आएगा 1s के बाद 2p6 3s2 3p2। तो यह हो गया। इसमें देखते हैं तो लास्ट में 3s2 और 3p2 आएगा। तो यहाँ पे p में 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी हैं, तो इसमें का आउटर ऑर्बिटल 3s और 3p हो जाएगा। तो 3p में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसमें भी 2p में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 से स्टार्ट होगा और ये 4p2 और 4s2 में जाकर के खत्म होगा। इसका देखते हैं 3 का, तो ये भी 1s2 से शुरू होगा और इसमें 5s2 और 5p2 में जाकर के कंप्लीट होगा। इसका भी 1s2 से स्टार्ट होगा और इधर भरेंगे तो इसमें कहा जाएगा 6s2 और 6p2 में जाकर के कंप्लीट होगा। तो इस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बुक से देख लेना, कई बार कर चुके हैं, p ब्लॉक के इंट्रोडक्शन में भी देख चुके हैं, इसलिए नहीं लिख रही हूँ पूरा। यहाँ पे कार्बन के लिए 2s और 2p में रहता है, सिलिकॉन का 3s और 3p में रहेगा, जर्मेनियम का 4s और 4p में जाता है। उसके बाद जो टीन का है ये 5s और 5p में जाएगा और लेड का 6s और 6p में जा करके कंप्लीट होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ऑफ बाउ के नियम अनुसार भरा जाएगा, जैसे कि पहले भरते हुए आए हैं। उसके बाद देख लेते हैं इसमें कि समूह में इस ग्रुप में सबसे पहला परमाणुीय गुण अभी देखे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आगे देखते हैं तो परमाणु एवं आणविक त्रिज्या। तो समूह 14 के सभी तत्वों की जो परमाणु त्रिज्या है वह 13 की तुलना में छोटी होगी। जो 13 ग्रुप है यहाँ पे आता था 13 नंबर का ग्रुप, इसके p में 1 इलेक्ट्रॉन था और इसके p में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में 2 प्रोटॉन होगा। तो इसकी तुलना में इसका बाह्यतम कोश ज्यादा नाभिक की ओर आकर्षण अनुभव करेगा
तो इसकी तुलना में इसकी जो त्रिज्या है छोटी होगी और इसकी त्रिज्या इसकी तुलना में बड़ी होगी। तो समूह 13 के तत्व की तुलना में समूह 14 के तत्वों का जो परमाणु त्रिज्या का मान छोटा पाया जाता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक में वृद्धि होता है, जिसके कारण बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी और आकर्षण बढ़ेगा, तो आकार का मान कम होते जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला कि यह तो हो गया आवर्तक के लिए। अब वर्ग में देखेंगे तो कार्बन से लेकर सिलिकॉन तक परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। कार्बन के बाद देखेंगे सिलिकॉन का, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसकी परमाणु त्रिज्या का मान इससे बड़ा होगा, क्योंकि बाह्यतम कोश यहाँ पर है, इसका ऐसे इतनी दूरी होगी। इसमें देखेंगे तो इसकी दूरी यहाँ से नाभिक से यहाँ तक ज्यादा होगी, तो इसकी तुलना में कक्षकों की संख्या इसमें ज्यादा रहेगी, तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, सिलिकॉन से लेड, इस सिलिकॉन से लेड तक आते हैं तो परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, एकदम ज्यादा वृद्धि नहीं पाई जाती है। तो यह हो गया इसमें। उसके बाद देख लेते हैं कि भारी तत्व डी व एफ कक्षक पूर्णतः भरे हुए रहेंगे। इसमें जो डी और एफ कक्षक हैं नीचे आते जाएंगे तो डी कक्षक और एफ कक्षक भी बीच में आकर के भर जाता है, जिसके कारण जो आकार में थोड़ी थोड़ी वृद्धि पाई जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि आनन ऊर्जा, तो समूह 14 के जो सदस्य हैं इनकी आनन ऊर्जा का क्रम सबसे ज्यादा जो आनन ऊर्जा है वो पाया जाएगा, कार्बन का सबसे ज्यादा रहेगा, फिर आता है सिलिकॉन, उसके बाद आएगा जर्मेनियम, फिर आएगा स्टील, उसके बाद आता है लेड। तो यहाँ पे कार्बन का आनन ऊर्जा, प्रथम आनन ऊर्जा माने कि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक एनर्जी सबसे ज्यादा कार्बन की होगी। उसके बाद सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर स्टेनस का उससे कम होगा, और उसके बाद स्टेनस से ज्यादा पाया जाता है लेड का। तो इस क्रम में इनकी प्रथम आनन ऊर्जा का मान पाया जाएगा, माने कि बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा ही आनन ऊर्जा कहलाती है। तो इसी क्रम में प्रथम आनन ऊर्जा इनका पाया जाएगा। अगला इसका गुण आता है कि विद्युत ऋणात्मकता, तो जो आनन ऊर्जा इसकी थी समूह 13 के तत्वों की तुलना में ज्यादा पाई जाती थी, क्योंकि समूह 13 में एक इलेक्ट्रॉन रहता था और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन था। उसके बाद आगे देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता, तो समूह 13 की तुलना में समूह 14 के तत्वों का आकार छोटा होता है, जिसके कारण इनकी विद्युत ऋणात्मकता का मान 13 की तुलना में ज्यादा पाया जाएगा। और इसमें जो है अगर हम लोग देखेंगे तो कार्बन फैमिली में इस कार्बन को छोड़ करके इन सभी तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग बराबर पाया जाता है। इसका कारण है कि जो कार्बन फैमिली में उपांतिम कोश है, माने कि एन कक्षक से अगला अंदर वाला n-1 कक्षक, उसमें जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए रहते हैं, जिसके कारण उनमें ऋणात्मकता या विद्युत ऋणात्मकता का मान लगभग बराबर पाया जाता है। यह हो गया परमाणुीय गुण, जिसमें परमाणु और आणविक त्रिज्या देख लिए। उसके बाद देखे आनन ऊर्जा, अगला देखे विद्युत ऋणात्मकता। उसके बाद आज हम लोग देखेंगे कि कार्बन फैमिली के तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, माने कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं तो पहला आता है धात्विक गुण। तो इसमें का जो कार्बन और सिलिकॉन है वह अधातु है। कार्बन और सिलिकॉन दोनों अधातु कहलाते हैं। तो धातु में जितने भी गुण होते हैं, तन्यता, आघातवर्धनीयता, चमक, गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होना और क्या होना, विद्युत चालकता का पाया जाना, यह सभी गुण इन दोनों में एब्सेंट होंगे, क्योंकि ये सब अधातु हैं ये दोनों। उसके बाद जो जर्मेनियम आता है ये एक प्रकार का उपधातु है।
तो इसमें अर्धचालक बनाने में उपधातु होने के कारण जर्मेनियम का उपयोग किया जाता है। उसके बाद जो टीन और लेड है, ये दोनों धातु प्रकृति के होते हैं, धात्विक प्रकृति के रहेंगे, लेकिन दुर्बल प्रकार की धात्विक प्रकृति पाई जाती है। समूह 14 के जो तत्व हैं छोटे आकार के होंगे और 13 की तुलना में विद्युत ऋणात्मकता का मान इनमें ज़्यादा पाया जाएगा। उसके बाद दूसरा है भौतिक गुण में घनत्व या फिर डेंसिटी। तो समूह 14 के तत्व ऊपर से नीचे आते हैं तो घनत्व का मान बढ़ता हुआ जाता है और प्रति इकाई आयतन के लिए द्रव्यमान का मान भी बढ़ता हुआ जाएगा। कार्बन को छोड़ देते हैं, फर्स्ट तत्व है तो इसको छोड़ करके ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है। 6 था, फिर 14 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 82 हुआ। तो ऊपर से नीचे परमाणु क्रमांक का मान बढ़ रहा है, जिसके कारण इनके घनत्व का मान भी बढ़ेगा और द्रव्यमान का मान भी बढ़ता हुआ जाता है। दूसरा अगला देखते हैं कि गलनांक और क्वथनांक। तो समूह 14 के जो तत्व हैं 13 की तुलना में इनके गलनांक और क्वथनांक का मान ज़्यादा पाया जाएगा, क्योंकि इनका आकार छोटा होता है तो उनको वाष्पित करने के लिए या फिर द्रव रूप में लाने के लिए ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करना पड़ेगा। और समूह 14 के जो तत्व हैं उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 पाई जाएगी। कैसे 4 पाई जाएगी? इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को दान कर सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो चारों को दान करेगा या फिर 4 ठो ग्रहण करेगा तो इसमें अष्टक पूरा होने की संभावना है, जिसके कारण जो कार्बन है ज़्यादातर सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है और 4 ठो सहसंयोजक बंध बना लेता है। जैसे कि जो मेथेन है उसमें 4 ठो हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजक बंध बना करके अपना अष्टक पूरा करता है और हाइड्रोजन का द्वीप पूरा कराता है। तो इस प्रकार से इनकी जो संयोजकता है समूह 14 के तत्वों की 4 पाई जाती है और इसमें जो बंध रहता है वो प्रबल प्रकार का पाया जाता है और ये ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। उसके बाद ऊपर से नीचे जब हम लोग आएंगे, माने कि कार्बन से लेकर के लेड तक जब ऊपर से नीचे आते हैं तो गलनांक और क्वथनांक का मान इसमें घटता हुआ जाता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, ये छोटा रहेगा, ये बड़ा, फिर ये बड़ा और बड़ा, तो ऊपर से नीचे परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण उनको तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा देना पड़ेगा और गलनांक और क्वथनांक का मान कम होते हुए जाएगा। उसके बाद इसमें दिया हुआ है रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में आता है इसमें पहला है ऑक्सीकरण अवस्था तथा रासायनिक क्रियाशीलता की प्रकृति। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है सभी तत्व कार्बन फैमिली के +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, माने कि 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे तो +4 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित होगा। और इसमें जो है इसमें अर्धपूरित कक्षा प्राप्त होगा, जैसे कि इस S का इलेक्ट्रॉन जब P में चला जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन तो P में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो P का क्या हो जाएगा? अर्धपूरित कक्षक प्राप्त होगा। और इसमें P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और 2S में 1 और 2P में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो S भी अर्धपूरित हो जाएगा और P भी अर्धपूरित हो जाएगा, क्योंकि P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये S और P, S का 1 और इस P का 3 कक्षक इसमें भाग लेकर के sp3 संकरण वाले चतुष्फलकीय संरचना वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाएगी। उसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जो जर्मेनियम है ये वाला +2 ऑक्सीकरण अवस्था, जब Ge2+ ऑक्सीकरण अवस्था में पाया जाता है तो ये कम स्थायी प्रकृति का रहता है, लेकिन जब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और दान कर देगा और जर्मेनियम 4+ ऑक्सीकरण अवस्था में आएगा तो ये ज़्यादा स्टेबल या ज़्यादा स्थायी या अधिक स्थायी स्थिति में आ जाता है। जो टीन है SN है
वह +2 ऑक्सीकरण अवस्था का निर्माण करते हैं। जो SN है ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और इसमें देखते हैं तो जो SnO2 या SnCl2 प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। तो जो SnO2 है इसमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था है और इसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। तो इस प्रकार इनकी ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। अब जो इसमें देखेंगे कि ऑक्सीकारक तथा अपचायक का गुण। तो ऑक्सीकारक और अपचायक गुण में जो जर्मेनियम और टिन है समूह और लेड, ये तीनों +2 और +4 दोनों प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो इनका जो ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व का क्रम अगर देखते हैं तो इसमें आएगा पहले आता है जर्मेनियम, फिर टिन, उसके बाद आएगा लेड और सब में रहेगा 2+2+ आयन। तो सब में पाया जाता है 2+ आयन। उसके बाद यहाँ पे आता है जर्मेनियम 4+, टिन का 4+ और यहाँ पे आएगा लेड का 4+। ये सब पहले 2+ आयन में रहेंगे, फिर रहते हैं 4+ वाले आयन के रूप में। तो इसमें अगर स्थायित्व का क्रम देखेंगे तो इस प्रकार से पाया जाता है। माने कि जो 2+ वाला है उसमें लेड सबसे ज्यादा स्थायी होगा, फिर टिन और सबसे कम स्थायी होगा जर्मेनियम। और अगर 4+ वाले में देखेंगे ऑक्सीकरण अवस्था में तो जर्मेनियम सबसे ज्यादा स्थायी होता है, उसके बाद होता है लेड और सबसे कम स्थायी होता है जर्मेनियम, के बाद होता है टिन और सबसे कम स्थायी होगा लेड। तो इस प्रकार से इसमें स्थायित्व का क्रम पाया जाता है जो ऑक्सीकरण अवस्था को बताता है। उसके बाद अगला गुण है इसमें p पाई तथा p पाई बहुबंधों का बनना। तो जो p पाई कक्षक है उसका मतलब है कि अगर संकरण हुआ है किसी में तो sp2 जैसे संकरण हुआ है तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा या फिर नहीं पाया जाएगा, तो जो p वाला कक्षक है वो जब p वाले कक्षक के साथ अधिव्यापन करेगा तो वहां पे जो बंध बनेगा, जैसे p कक्षक जब p कक्षक के साथ क्या करेगा, अधिव्यापन करेगा, तो जो पाई बंध बनेगा उसको क्या बोलेंगे, p पाई बंध बोलेंगे। और दूसरा क्या होगा, ये पहला था, जब p वाला कक्षक d वाले कक्षक के साथ अतिव्यापन करेगा और जो कक्षक बनेगा पाई बंध का उसको क्या बोलेंगे, p पाई। और इधर d के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं तो d पाई। इस प्रकार से इसमें p पाई और p पाई d पाई दोनों प्रकार के बंध बनाने की शक्ति पाई जाती है समूह 14 के तत्वों में। उसके बाद आगे इसमें आता है अधिकतम संयोजकता या अधिकतम सहसंयोजकता। तो कार्बन समूह में जो डी कक्षक की अनुपस्थिति के कारण जो कार्बन है प्रथम तत्व है इस फैमिली का, इसमें डी कक्षक अब्सेंट रहता है, जिसके कारण इसमें जो संयोजी कोष का मान ज़्यादातर नहीं बढ़ पाता और इसकी अधिकतम संयोजकता माने कि कार्बन की अधिकतम संयोजकता प्लस या माइनस में नहीं देखेंगे संयोजकता को तो 4 पाई जाएगी। तो संयोजकता या फिर उपसंयोजकता का मान इसमें 4 पाया जाता है, लेकिन कार्बन को छोड़ करके उसके नीचे के जितने भी तत्व हैं उन सभी में 4 से ज़्यादा उपसंयोजकता पाई जाती है और हेक्सा उपसंयोजी संकुल का निर्माण भी करते हैं। माने कि जो अन्य सदस्य हैं जैसे कि सिलिकॉन SiF6 हेक्सा प्रकार के यौगिक का निर्माण करेगा। इसी प्रकार से इसमें अगर आयन देखेंगे तो 2- आयन पाया जाता है। और जो जर्मेनियम है वह जर्मेनियम Cl6 2- आयन प्रकार के हेक्सा उपसंयोजी यौगिक वाले
हेक्सा यौगिक का निर्माण करता है। इसी प्रकार से जो सिलिकॉन है वह फ्लोराइड भी बनाता है और जो टीन है वह हाइड्रोक्साइड के साथ SnOH6 का निर्माण भी करेगा। तो इन सभी में 4 संयोजकता केवल कार्बन में पाई जाती है और 6 संयोजकता जो है अन्य सभी में पाई जाएगी। और जब 6 संयोजकता इनमें पाई जाती है तो संकरण इसमें sp3d2 प्रकार का संकरण पाया जाएगा। तो यह हो गया इसमें इनका ऑक्सीकरण अवस्था और उसके आधार पर यौगिकों का बनना। उसके बाद इसमें अगला गुण दिया हुआ है ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता, तो उसको अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस यहीं तक।